यूजफुल लाइफ 4 इयर्स है और सेल्वेज वैल्यू 4000 है और डेप्रिसिएशन मेथड जो है वो इस वक्त स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है और फर्स्ट अच्छा, ये जो शुरू में लिखी थी डेट ऑफ परचेज, उसमें ये 7 मंथ है पहले या डेट है? सर परचेज डेट है जिस दिन खरीदा है। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ये 7 जो है ये डेट है या मंथ है? 7 शुरू में जो है परचेजिंग डेट में। सर ये मंथ होता है, उसके बाद डेट होती है नहीं, नॉर्मली। अच्छा, इसका मतलब जो नीचे डेट ऑफ सोल्ड है उसमें 1 जनवरी, फिर डेट 7 हो गई और मंथ जो है वो जनवरी का हुआ। शायद 7 जनवरी है शायद। मेरे ख्याल से शायद ये उल्टा है, यानी ऊपर 7 डेट थी और मंथ जो है वो फर्स्ट है। जनवरी है। हाँ, और ये हम 7 कैसे पता करें सीधा है कि उल्टा है? देख लेते हैं इसको। नॉर्मली पहले डेट होती है फिर मंथ आता है ना। दोनों पैटर्न्स फॉलो होते हैं, लेकिन ये है कि ब्रिटिश में पहले मंथ होता है फिर डेट होती है। हाँ, दोनों पैटर्न्स होते हैं फॉलो। हमारे पास जो अगर देखें ना तो पहला वाला जो है वो फिर इसका मतलब डेट थी और वो मंथ था फर्स्ट। तो 1 जनवरी 2006 को हम परचेज कर रहे हैं इसको। और नीचे अगर आप देखें तो 1 और 7, इसका मतलब क्या है कि हमने जुलाई की 1 को इसको सेल आउट कर दिया। ठीक है, और कितने में सेल किया है? सेल्स प्राइस हैं 35,000। सबसे पहले आप मुझे ये सोच कर बताएं कि इसका जो सेल हो रहा है आपके पास ये मशीन 35 में, ये कितने यूज़ करने के बाद सेल हुई है? कितने ईयर्स बन रहे हैं इसके, जिसको जितने ईयर्स ये यूज़ हो गई है? 4 इयर्स। सर 4 इयर्स ना। और जो सेकंड वाला है वो 3 इयर्स। 4 इयर्स एंड 6 मंथ्स बन रहे हैं। आया समझ में? देखें, 2006 पहला ईयर हो गया, 7 सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड मतलब 8 जो है वो थर्ड ईयर हो गया, 9 4 ईयर हो गया, ये 4 तो कंप्लीट हो गए। सही है। अब इसके बाद जब 10 आया तो 10 की 1 जुलाई को, 7वां महीना जुलाई का होता है, और उसकी 1 को आपने सेल किया। इसका मतलब जून की 30 तक आपने यूज किया होगा, तो जून की 30 तक 6 मंथ्स बन जाते हैं। इट्स मीन के 4.5 ईयर्स इसको यूज किया है स्ट्रेट लाइन मेथड से, और उसके बाद इसको सेल किया है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? जी बेटा, समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, मशीन बी अगर हम साथ साथ देख लें तो मशीन बी को हमने 60,000 का परचेज किया, ये कॉस्ट है, और डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2007 है। लाइफ इसकी 5 इयर्स है, सेल्वेज वैल्यू 2000 है, और डेप्रिसिएशन का मेथड डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। डबल डिक्लाइनिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही होता है बेटा। ठीक है, और डेट सोल्ड जो है वो फर्स्ट 8 मंथ है। 8 मंथ कौन सा लग जाता है? अगस्त का मंथ। तो 1 अगस्त को सेल किया गया है, और सेल्स प्राइस कितने में बेचा है? 12,000 में। इसके कितने ईयर्स का डेप्रिसिएशन है वो जरा बताइए सोचकर, इसको कितने साल यूज कर लिया? जी बोलिए। सर इसको 1 जनवरी 3 खरीदा है तो इयर्स। 3 इयर्स होंगे। 3 इयर्स 3 मंथ्स शायद। 3 इयर्स तो कंप्लीट हो गए क्योंकि 1 जनवरी को ही खरीदा है। ठीक है, 3 इयर्स तो मुकम्मल हो गए इसके ना, 7 8 और 9। और जो 10 है उसकी 1 अगस्त को बेचा है, 1 अगस्त को। तो बेटा 1 अगस्त को बेचा है तो उसका मतलब यूज जुलाई की 31 तक किया होगा।
ठीक है, जुलाई 31 तक यूज करने का मतलब ये है कि आपने इसको 7 मंथ्स यूज किया है, 3 years and 7 months। एग्रीड? ये आपने इसको डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से यूज किया है। अब इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि नीचे उसने कहा क्या था। जर्नलाइज ऑल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू अपडेट डेप्रिसिएशन एंड रिकॉर्ड द सेल्स ऑफ टू एसेट्स। एंट्रीज पास करनी है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की और दोनों एसेट्स को सेल करने की इन 2010। 10 में दोनों एसेट्स को बेचा, उसकी कैलकुलेशंस भी और उसकी एंट्रीज भी। The company has recorded depreciation on the machine through December 31st 2009। कंपनी ने जो है वो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया है वो दिसंबर 31st 2009। इसका मतलब ये है कि आप हर साल दिसंबर 31st को डेप्रिसिएशन निकालते हैं और आपका अकाउंटिंग ईयर जो है वो दिसंबर 31st को ही एंड होता है। ठीक है बेटा, समझ में आया यहां तक? अब हम इसको Yes, sir. हाँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जी, सर आपने स्क्रीन शेयर की है? क्या चीज? सॉरी, स्क्रीन? वानिया, मिनल जाके क्लिक करो सर की स्क्रीन पे। जी जी, बोर्ड व्यू हो रहा है सबको, आप चेक कर लें। ये सर हो गया, थैंक यू। अच्छा, अब सबसे पहले हम वर्किंग जो कर रहे हैं वो मशीन ए के लिए, फॉर मशीन ए हमने लिखा है कि मशीन ए के लिए हम वर्क कर रहे हैं फॉर मशीन ए। अब मशीन ए जो है इसका सबसे पहला काम आपका यह है कि आप इसका डेप्रिसिएशन, ऊपर से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैंने खाली हेडिंग लिखी है फॉर मशीन ए ऊपर, अब आगे से दिख रहा होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर। मैं थोड़ा सा इसको क्लोज यस depreciation expense for by sum of the straight line method। ये straight line method था जिससे हम निकाल रहे थे। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को निकालने का जो तरीका है वो क्या है? फॉर्मूला इसका है बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन को निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू
डिवाइडेड बाय लाइफ। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ चीजें, आपके पास पूरी डिटेल लिखी होगी पहले। तो कॉस्ट कितनी है बेटा मशीन एक ही देख के बताइएगा क्वेश्चन में। मशीन की कॉस्ट कितनी? 84। 84,000 और सैल्वेज वैल्यू 4,000 और लाइफ 8 ईयर्स। 8 years तो 84 में से 4 को माइनस करें, बचेगा 80,000, उसको 8 पे डिवाइड कीजिए तो आपके पास ये आ गया 10,000। सर ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? ईयर बताइए बेटा। 2011 June 20 2011 जून 20। ठीक है, अच्छा बेटा अब हम आते हैं इस बात पे कि एनुअल डेप्रिसिएशन 10,000 है। अब हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकालना था मशीन ए में, वो हमें निकालना था 4 years and 6 months। तो हम 4 years and 6 months का डेप्रिसिएशन निकालते हैं पहले। तो आपने वही कॉलम्स बना लेने हैं इसके, डेट, कंपटीशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहला ईयर हमारा है 2006 और दिसंबर 31 पे इसकी डेप्रिसिएशन निकल रही है। तो बेटा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन है 10,000 और हमने इसको परचेज किया था, ये जरा गौर से सुनिएगा बेटा, हमने इसको परचेज किया था 7 जनवरी को। जनवरी की कौन सी डेट थी? 7। 1 जनवरी नहीं है, 7 जनवरी है, फर्स्ट मंथ था और 7 उसकी डेट थी। यहां पर बेटा एक चीज समझने की है कि अगर डेप्रिसिएशन निकालते वक्त डेट्स बीच के किसी मंथ की आ जाए, जैसे 7 आ रही है, 8 भी आ सकती है, 12 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, तो फिर हम किस तरह डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे? तो बेटा ये जहन में रखिएगा कि आपने ये फैसला करना होता है कि एक मंथ को अगर बिल्कुल हाफ कर लिया जाए, 15 कर लिया जाए, तो अगर उसके यूज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो पूरा महीना काउंट करेंगे, और अगर उसके अनयूज्ड होने का उस मंथ में प्रोपोर्शन ज्यादा है तो पूरा महीना इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने जनवरी की 7 को परचेज किया और यूज करना शुरू कर दिया, तो जनवरी जब महीना एंड हुआ तो हमने तकरीबन 24 दिन इसको इस्तेमाल किया है और 6 या 7 दिन इस्तेमाल नहीं किया जनवरी में। तो यूज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है जनवरी में और यूज ना होने का कम है, तो हम जनवरी का पूरा महीना ही काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहां पर डेज की कैलकुलेशन में नहीं जाया जाता। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में कभी डेज कंसीडर नहीं होते, मंथ कंसीडर होता है सिर्फ। या तो पूरा मंथ लेना है या पूरा मंथ इग्नोर कर देना है। क्लियर हो रही है बेटा बात? सर एक बार और बता दें ये। देखिए मैंने ये कहा कि डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस में कभी भी डेज की कैलकुलेशन में नहीं जाते, मंथ्स तक रखते हैं, डेज के अंदर नहीं जाते। अब या तो पूरा महीना काउंट करें या पूरा महीना इग्नोर कर दें। ठीक है, अब इसका क्या, मैंने आपको एक बेंचमार्क बता दिया कि अगर जिस महीने की आप डेप्रिसिएशन निकाल लें उसमें यूज होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो आप पूरा महीना ले लें, और यूज ना होने का प्रोपोर्शन ज्यादा है तो पूरा महीना ही इग्नोर कर दें। इस सवाल में और सर अगर 15 को फिर अगर क्या हो, मैं कह रही हूँ अगर बीच का हो मंथ का फिर बिल्कुल मिड है तो पूरा महीना काउंट होगा फिर। ठीक है,
अब जैसे इस सवाल में जनवरी की 7th है, 7 को परचेज कर रहे हैं, तो जनवरी का ज्यादा टाइम तो यूज हुआ है, तो आप पूरा जनवरी काउंट करेंगे। और अगर यही जनवरी की 23 या 24 तारीख को आपने परचेज किया होता तो सिर्फ 6 या 7 दिन जनवरी के यूज हुआ होता, तो फिर हम फरवरी से काउंटिंग शुरू करते हैं अपनी डेप्रिसिएशन की। समझ में आ गई बात? अभी आप देखें डेप्रिसिएशन निकल रहा है 12/12 लिखा, क्योंकि जनवरी टू दिसंबर पूरे 12 महीने बन गए, तो पूरा 10,000 का ही एक्सपेंस होगा और 10,000 ही इसके एक्यूमुलेटेड होंगे। 2007 आएगा, इसकी दिसंबर 31 आएगी, फिर 10,000 है, फिर 12/12 एक साल पूरा हो गया, 10,000 है और एक्यूमुलेटेड हो गया 20,000। फिर 2008 इसकी दिसंबर 31, फिर 12/12 और अगेन 10,000 का एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड हो गया 30। फिर उसके बाद 2009 दिसंबर 31, 10,000, 12/12, तो अगेन बेटा ये 10 हुआ और टोटल हो गया 40। ठीक है, और अब हम आ रहे हैं इसके 2010 उस ईयर पे जब ये बिकी है मशीन, और ये बिकी कब थी? 1 जुलाई को। तो हमने डेट यहां देखें 1 जुलाई लिखी। अब ये जो 1 जुलाई की जो डेट है, सर आपकी स्क्रीन सही नहीं आ रही, बहुत ब्लर है। अब कुछ बेहतर है? यस सर। 2010 1 जुलाई। अब 1 जुलाई का मतलब इससे क्यों लिखा 1 जुलाई? क्योंकि इस डेट को हमने इसको बेच दिया था। तो 10,000 इंटू 6/12। 6/12 क्यों किया? क्योंकि जुलाई तो काउंट नहीं होगा ना बेटा, 1 जुलाई को ही तो बेच दिया आपने, तो जून तक चलाया होगा आपने। तो जून तक अगर आप काउंट करें तो कितने मंथ्स बनते हैं? 6। तो ये 6 मंथ्स का एक्सपेंस बनेगा 5 और एक्यूमुलेटेड हो जाएंगे 45। ठीक है, तो इस तरह से ही आपने मशीन ए जो है उसको 4 साल और 6 महीने यूज किया, तो टोटल एक्यूमुलेटेड उसके आ गए 45,000। और अब हम देखते हैं कि इसको हमने जो सेल किया है तो उसको सेल करने पर हमें गेन हुआ या लॉस हो गया। ठीक है, कितने में सेल किया है ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल रहा होगा। कितने में किया है? 35 में। यस सर। यस ठीक है, तो अब आप इसके कंपटीशन करेंगे किस चीज का? कंपटीशन ऑफ स्क्रीन नहीं आ रही आज, स्क्रीन का इशू हो रहा है कुछ। कंपटीशन ऑफ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी आपने जो इसको बेचा है उस पर गेन हुआ होगा या लॉस हो गया होगा, इसको कंप्यूट करना है। तरीका क्या था बेटा? सबसे पहले लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी थी? हमने इसको कितने अमाउंट में परचेज किया था? 84,000। अब आप इसमें से लेस करवाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि आपने इसको यूज कितना कर लिया। जिस वक्त तक आपने इसको बेचा है उस वक्त तक आपने इसको कितना यूज कर लिया, बताइए। 45,000। जी 45 इसका डेप्रिसिएशन हमने निकाला था, तो आप इसमें से 45 को लेस करवा दें, ब्रैकेट लगा के लेस कराते हैं।
तो ये अब जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे कहेंगे बेटा इसकी बुक वैल्यू। ठीक है, अब 84 में से 45,000 को अगर माइनस कर दिया जाए तो 39,000 का अमाउंट बच रहा है, ये इसकी बेटा बुक वैल्यू है, यानी इतने का एसेट ये स्टिल प्रोडक्टिव है। अब लेस करवा के देखें इसमें से प्रोसीड्स वैल्यू कि हमने जब इसको बेचा तो ये कितने में बिकी है। प्रोसीड्स वैल्यू, प्रोसीड्स कितना हुआ अमाउंट 35। अब आप गौर करें, आपकी चीज यूज होने के बाद भी 39,000 की थी, लेकिन उसको बेचा तो 35 में बिकी, तो 4,000 का गेन हुआ या लॉस? लॉस। लॉस हो गया, तो उसको हम कहेंगे लॉस ऑन डिस्पोजल। सही है बेटा, ये लॉस हो गया डिस्पोज करने पर। अच्छा, अब जर्नल एंट्रीज अगर हम बनाएं, जर्नल बनाते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट लेंगे 2006 दिसंबर 31 से। इस डेट को, सॉरी इस डेट में नहीं, 1 जनवरी 7। जनवरी 7 में क्या हुआ था बेटा? मशीन को परचेज किया था सबसे पहले। मशीन परचेज करने की क्या एंट्री बनती है? मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने में परचेज की थी आपने मशीन? 84,000। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद इसी 2006 की जब दिसंबर 31 आई, एक साल गुजर गया, तो अब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? कितना इस्तेमाल हुआ था पहले साल में? 10,000। 10,000 का, तो आपने ये 10,000 से रिकॉर्ड किया। इसी तरीके से बेटा फिर 2007 की दिसंबर 31 आई, एक साल और गुजर गया, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और फिर से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगेन कितना यूज हुआ? ये 10,000। 10,000 का यूज हुआ। अच्छा, इसी तरह बेटा 8 का और 9 का रिकॉर्ड होगा। ये आप लोग खुद से एंट्री पास कर लेंगे 8 और 9 की? जी बताइए, एंट्री हो जाएगी ना 8 और 9? यस सर। वही 10,000 से एंट्री बनेगी, बस एक में 8 और एक में 9 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट 10 पर आ जाते हैं। 10 जो है ना बेटा, इसमें क्या हुआ, इसमें सेल किया था एसेट्स को 1 जुलाई को आकर, लेकिन आपने जुलाई की 1 को आकर सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, डेप्रिसिएशन की एंट्री बेटा हम तो ये जानते हैं कि दिसंबर 31 पे जाकर हर साल पास होती है। ये एक एक्सेप्शनल बात है कि आपने एसेट्स को बेच दिया है, तो जिस वक्त बेचेंगे ना उस वक्त फिर आपने उस वक्त तक का डेप्रिसिएशन उस साल रिकॉर्ड कर लेना होगा, उसी वक्त जिस वक्त आप बेच रहे हैं। तो आपने दिसंबर 31 की जगह 1 जुलाई को ही जिस वक्त बेचा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। और ये कितना एक्सपेंस आया था इस 6 मंथ्स का? 5,000। अगर मशीन नॉर्मली यूज होती रहे तो आप हमेशा दिसंबर पे जाकर ही रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर कोई एक्सेप्शनल बात है कि आपने उसको बेच ही दिया है तो फिर आप उसी वक्त डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लेंगे जिस डेट में आपने उसको बेचा होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मशीन बिकी है उसकी एंट्री पास क्या होगी। मशीन बिकने से रिलेटेड जो एंट्री है बेटा वो हम देख लेते हैं अभी। ये मैं ऊपर का कुछ प्रोपोर्शन रेस कर दूं, उसका कुछ पोर्शन आपने कॉपी किया हुआ है सबने? यस सर। ठीक है।
जी बेटा, आप देखिए सेल करने की जो एंट्री है, सर स्क्रीन बहुत ब्लर है। स्क्रीन मेरे पास तो सही शो हो रही है बेटा। सर बहुत ब्लर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब फिर थोड़ा समझ आ रहा है। जी, तो अब बेटा मशीन सेल हुई कब? 2010 की जुलाई 1 को। सेल करने की एंट्री क्या पास होगी, अब जरा वो बताइए। कैश आपके पास आ गया तो कैश को क्या करें? डेबिट। कैश कितना आया? 35,000। ठीक है बेटा। अच्छा, आपके पास से गई क्या चीज है? मशीन। तो मशीन क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कैश तो आ गया है, लेकिन क्या चीज सेल करके आया है? मशीन सेल करके, तो मशीन क्रेडिट हो गई। लेकिन याद रखें कि मशीन यूज होने के बाद सेल हुई है, तो मशीन क्रेडिट होगी और इसके अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन लाजमी डेबिट होंगे। तो अब बताइए बेटा, मशीन क्रेडिट कितने से होगी और उसके अलाउंसेस डेबिट कितने से होंगे? सर लॉस हो रहा है कितने का? 4,000 का लॉस हो रहा है, तो वो हम डेबिट पे नहीं लिखेंगे? जी करेंगे बिल्कुल। पहले इन दो की वैल्यू बताएं। मशीन क्रेडिट कितने से करें? $84। जी, मशीन अपनी कॉस्ट पर क्रेडिट होगी बेटा। याद रखें इस बात को सब, कि मशीन कॉस्ट पर क्रेडिट होती है। जो उसकी कॉस्ट है उतने ही क्रेडिट करना है आपने। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट किस अमाउंट से होंगे? जितना वो यूज हो चुका होगा। अब बताएं यूज कितना हो गया था? 45,000। 45। तो आपने इसको 45 से डेबिट कर देना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को, जितना आपने उसको यूज कर लिया था। अब अगर लॉस हुआ है तो बेटा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, अगर गेन हुआ है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। फिलहाल इस सवाल में लॉस हुआ था, तो 4,000 का लॉस था, आपने इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है लॉस ऑन डिस्पोजल के नाम से। अब आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल हो गए होंगे खुद ही। ठीक है, तो ये एंट्री जो है वो बैलेंस हो गई। आ रहा है बेटा समझ में? यस सर। ये हमने अभी मशीन ए जो है उसकी वर्किंग कंप्लीट कर ली है, उसकी एंट्रीज भी पास हो गई और उसको सेल कर दिया, सेल की भी एंट्रीज पास कर ली सारी। मशीन ए की वर्किंग बिल्कुल मुकम्मल हो गई। अब मशीन बी पर आना है। अच्छा, मशीन बी में क्या चेंज था वो बताइए। सर डिमिनिशिंग मेथड पढ़ना है। ठीक है, मेथड की चेंजेस है। और खरीदा कब था उसको? 2007 में। ठीक है, और 1 अगस्त 2010 को उसको बेच भी दिया। यानी 3 ईयर्स और 7 मंथ्स उसको यूज किया। तो 3 ईयर्स का तो मुकम्मल डेप्रिसिएशन निकलेगा और फिर उसके बाद लास्ट में जाके 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकलेगा। लेकिन ये होगा कौन से मेथड से? डिमिनिशिंग। अच्छा, मेथड से डेप्रिसिएशन निकलने के बाद इसको भी सेल किया है। सेल करने की कंपटीशन बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगी और एंट्री भी इसी तरीके से सारी पास होंगी। सिर्फ कैलकुलेशन आपको इसकी डिमिनिशिंग से करनी होगी। लेकिन डिमिनिशिंग से जब हम सॉल्व करते हैं तो बेटा रेट हमें लाजमी रिक्वायर्ड होता है। तो चेक करें, रेट दिया हुआ है सवाल में? नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर रेट ना हो तो उसको निकालने का फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम आपको। 2 यस अपॉन सर। लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100। अब बताइए सब जरा कि कितना रेट बनेगा।
40 लाइफ कितनी थी? 5 years 5 years लाइफ है, ठीक है। तो रेट आ रहा है 40%। सबका यही आया बेटा? जी सर। यस सर। तो रेट अगर ना हो तो बहुत आसानी से आप इस फॉर्मूले से बना लेंगे, 2 डिवाइडेड बाय लाइफ इंटू 100। 2 पर फॉर्मूले का है, नीचे लाइफ आपके पास 5 years है, और इंटू 100 रेट बनाने के लिए। तो ये टोटल 40% रेट आ रहा है। और फिर अब डिमिनिशिंग से 3 years एंड 7 months का डेप्रिसिएशन निकाल कर आगे मशीन को सेल करना है। ये बेटा मैं चाह रहा हूँ आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे, बहुत ईजी है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। हम इसकी डेप्रिसिएशन निकालना सीख चुके हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिटेल में। कर सकते हैं इसको ट्राई? जी सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें तो वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगा कि लास्ट ईयर में जाकर एडजस्टमेंट करनी पड़े, क्योंकि आपने पूरा तो इस्तेमाल ही नहीं किया एसेट्स को लास्ट ईयर तक। ठीक है ना? yes sir सही। तो ये आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास और कुछ ईयर्स हैं, तो हम उनको भी देख लेते हैं। समझ लीजिए, इसको भी आपने ट्राई करना है। बी पार्ट, हामिद कंपनी परचेज फैक्ट्री इक्विपमेंट विथ एन इनवॉइस प्राइस ऑफ 90,000। इनवॉइस प्राइस है 90,000 जितने में आपने इसको परचेज किया है। ठीक है। अच्छा, अदर कॉस्ट इनकर्ड वर फ्रेट कॉस्ट 2,100। इसमें कुछ मजीद खर्चे भी आपने ऐड किए जिसमें फ्रेट कॉस्ट है। फ्रेट कॉस्ट कहते हैं बेटा इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 2100 रुपए, ये ऐड होती है एसेट्स की कॉस्ट में। इंस्टॉलेशन वायरिंग एंड फाउंडेशन 2200। इंस्टॉलेशन करवाने की कॉस्ट भी एसेट्स की कॉस्ट का हिस्सा बनती है, ये भी ऐड होगी। मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इन टेस्टिंग इक्विपमेंट 700 हमने टेस्टिंग चार्जेस यानी टेस्ट रन कॉस्ट जो बताई थी वो भी ऐड होती है। ऑयल लुब्रिकेंट एंड सप्लाईज टू बी यूज्ड विद इक्विपमेंट 500। ये ऐड होगा या नहीं बेटा? जी, नहीं सर। वजह? यूज कर देखें, ऑयल और लुब्रिकेंट वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं मेंटेनेंस मतलब उसकी सर्विस वगैरह के लिए, तो ये तो रेगुलर बात है ना। ये जो चीज़ रिकरिंग हो, बार बार होती हो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाती है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ऐड नहीं किया जाता, सिर्फ कैपिटल ऐड होते हैं जो वन टाइम के हों ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूरी भी हों उसके लिए। तो ये जो ऑयल एंड लुब्रिकेंट की जो कॉस्ट है ये ऐड नहीं होगा। अच्छा, 500 फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इक्विपमेंट 1400, ये ऐड होगा या नहीं? होगा। अच्छा, इंश्योरेंस बेटा दो किस्म का होता है, एक कहलाता है फायर इंश्योरेंस और एक कहलाता है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। फायर इंश्योरेंस कहते हैं